जानते हो कि ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने ट्रैक कैसे किया था। हुआ यूं था कि अमेरिका ने ओसामा के फेवरेट कुरियर यानी कि ओसामा के राइट हैंड का फर्जी नाम पता कर लिया था, जो कि था अबू अहमद अल कुवैती। काफ़ी रिसर्च के बाद अमेरिका को पता चला कि अबू अहमद अबोटाबाद पाकिस्तान में रह रहा है, जिसके बाद यूएस की स्पाई एजेंसीज अबू अहमद को ट्रैक करने लगी। यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने फिगर आउट किया कि अबू अहमद अबोटाबाद में एक बड़े घर में रह रहा था, लेकिन जब भी उसे फ़ोन पर बात करनी होती थी तो वह 2.5 घंटा ट्रैवल करके घर से बहुत दूर जाता था, अपने फ़ोन में बैटरी डालता और फिर ही बात करता था। एक बार अबू ने अपने फ्रेंड को फ़ोन किया जिसे यूएस की एजेंसीज ट्रैक कर रही थी। अबू का दोस्त अबू से बार बार यही पूछ रहा था कि तू अभी कहाँ पर है और क्या कर रहा है। अबू अहमद को क्लियर और स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थे कि उसे किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन पास नहीं करनी है, लेकिन उसके दोस्त के कई बार पूछने पे अबू से रहा नहीं गया और फाइनली उसके मुंह से निकल गया कि मुझे जहाँ होना चाहिए मैं वही हूँ जहाँ पे पहले मैं काम करता था। जिसके बाद उसके फ्रेंड ने उससे कहा ठीक है, बस अपना ध्यान रखना। ये एक छोटी सी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुई, जिसके बाद उन्हें पूरा यकीन हो गया कि अबू अहमद ओसामा बिन लादेन के साथ ही रह रहा है और ओसामा भी उसी घर में रह रहा है जहां अबू रह रहा है। उसी दिन अमेरिका ने ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर को एक्शन में लाया और ओसामा के घर पर 2 ब्लैक हॉक चॉपर भेजे ओसामा को एग्जीक्यूट करने के लिए। अबू अहमद की कॉल ट्रैक होना और उसे जो साइलेंस मेंटेन करने के इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे वो फॉलो ना कर पाना अमेरिका के लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हुआ। लेकिन अगर अबू अहमद चुप रहने की ताकत और साइलेंस के पावर को समझता तो शायद सिचुएशन कुछ डिफरेंट होती। आज के वीडियो में हम सुजैन कैन की बुक क्वाइट से सीखेंगे कि कैसे अगर आप एक इंट्रोवर्ट इंसान हो जो साइलेंस और अकेलापन पसंद करता है तो वो कैसे अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बन सकता है, प्लस कैसे एक्सट्रोवर्ट लोग भी साइलेंस का पावर यूज करके अपने लिए और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं। तो बिना किसी डीले के हम डायरेक्ट आते हैं काम की बात पर। जेफ बेजोस एंड अमेज़न वेब सर्विसेज। जेफ बेजोस एक गिफ्टेड स्पीकर तो है ही, बट वो कम्युनिकेट भी काफी अच्छे तरीके से करते हैं। लेकिन अगर आप उनको एक डीपर लेवल पर समझो तो आपको समझ में आएगा कि वो अपने बिजनेस सीक्रेट्स इजीली रिवील नहीं करते। असल में जब अमेज़न ने अपनी AWS सर्विसेज लॉन्च की थी तभी जेफ बेजोस को समझ में आ गया था कि ये सर्विस उन्हें बहुत प्रॉफिट बना के देने वाली है, इसलिए उन्होंने काफी सालों तक इस बात को छुपा कर रखा। पब्लिक कंपनी होने के बावजूद भी उन्होंने कहीं भी एनुअल रिपोर्ट्स में इन सर्विसेज को मेंशन नहीं किया। यहाँ तक कि उनके शेयर होल्डर्स को भी नहीं पता था कि अमेज़न उसके क्लाउड बिजनेस से इतने ज्यादा पैसे कमा रहा है। जेफ जानते थे कि क्लाउड के बिजनेसेस के कोई ब्रांड नहीं है, क्योंकि ये तो सिर्फ एक टेक सर्विस है जो कि कोई भी कंपनी रेप्लिकेट या कॉपी कर सकती है। जेफ ये बात को बहुत अच्छी तरीके से समझते थे कि अगर वो ये बात को कई सालों तक छुपा कर रखते हैं तो उनके पास मार्केट कैप्चर करने के लिए अपर एज होगी और उनके कॉम्पिटिटर्स काफी लेट हो जाएंगे। और हुआ भी यही। 2015 तक जेफ ने मेजर मार्केट का चंक कैप्चर कर लिया था, जिसके बाद उन्होंने फाइनली 2015 के एनुअल रिपोर्ट में रिवील किया कि अमेज़न क्लाउड सर्विसेज से कितना पैसा कमा रहा है। ये देखकर माइक्रोसॉफ्ट और गूगल दोनों ने विद इन अ ईयर अपनी क्लाउड सर्विसेज लॉन्च की, जिससे टू बी फेयर अमेज़न को इतना फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जेफ काफी लंबे समय तक साइलेंट रहे, जिससे उन्हें एक अपर एज मिल गई। एंडर्स एरिक्सन एंड वॉयलिन एक्सपेरिमेंट। ह्यूमन परफॉर्मेंस के साइकोलॉजिस्ट एंडर एरिक्सन ने 1993 में एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, जहां रिसर्चर्स ने वेस्ट बर्लिन के एक एकेडमी में लोगों को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया। पहले ग्रुप में वो लोग जो एक्सपर्ट लेवल के वॉयलिनिस्ट थे, दूसरे ग्रुप में ठीक ठाक लेवल के गुड वॉयलिनिस्ट और तीसरे ग्रुप में वो लोग थे जिनकी वॉयलिन सीखने की प्रैक्टिस अभी चल रही थी, यानी ट्रेनी लेवल के थे। अब ये तीनों ग्रुप्स को डिवाइड करने के बाद रिसर्चर्स ने तीनों ग्रुप्स को सवाल पूछना शुरू किया कि वो हर दिन कितने घंटे तक प्रैक्टिस करना प्रेफर करते हैं। अब असल में वो सवाल इसलिए कर रहे थे कि वो जानना चाहते थे कि कितने घंटे की प्रैक्टिस से एक एक्सपर्ट वॉयलिनिस्ट बना जा सकता है और क्या सच में ज्यादा टाइम प्रैक्टिस करने से कोई फर्क पड़ता भी है या नहीं। इसलिए रिसर्चर्स का ध्यान वॉयलिनिस्ट के टाइम पर था कि वो कितने घंटे प्रैक्टिस कर रहे थे। लेकिन काफी रिसर्च करने के बाद एक काफी चौंका देने वाली न्यूज सामने आई, जिसने सबको शॉक कर दिया। और ये न्यूज थी कि जो एक्सपर्ट लेवल के वॉयलिनिस्ट थे वो दिन में सिर्फ 3.5 घंटे ही प्रैक्टिस किया करते थे, जबकि दूसरे दोनों ग्रुप्स के लोग दिन में 9 से 10 घंटे तक प्रैक्टिस करते थे। अब यहाँ सवाल यह आता है कि इतनी प्रैक्टिस करने के बावजूद भी क्यों ये वॉयलिनिस्ट एक्सपर्ट लेवल पर नहीं आ सके थे। जब इस रिसर्च के प्रोसेस को इन डेप्थ एक्सप्लोर किया गया तो रिसर्चर्स को पता चला जितने भी एक्सपर्ट लेवल के वॉयलिनिस्ट थे वो अपनी प्रैक्टिस कंप्लीट साइलेंस और सॉलिट्यूड यानी कि अकेलेपन और शांति में रहकर किया करते थे, जबकि बाकी ग्रुप्स के लोग या तो किसी के साथ में या एक बैंड बनाकर प्रैक्टिस किया करते थे।
जिसकी वजह से एवरेज ग्रुप वाले सॉलिटरी डेलिबरेट प्रैक्टिस के प्रिंसिपल को अच्छे से फॉलो नहीं कर पा रहे थे। डॉक्टर एरिक्सन के अकॉर्डिंग जब आप सॉलिट्यूड में रहकर साइलेंस के साथ किसी चीज को सीखते हो तो आप दूसरों के कंपैरिजन में काफी डीपली और जल्दी सीखते हो, जो किसी भी ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने की काबिलियत रखता है। सो मेक श्योर कि आप साइलेंस और सॉलिट्यूड के प्रिंसिपल को अपने बेनिफिट के लिए अच्छे तरीके से यूज कर रहे हो। स्टीव वोजनियाक वर्सेस स्टीव जॉब्स। ईयर 1975 अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक 24 साल का लड़का रहता था जो एक कैलकुलेटर डिजाइनर था। उसे इलेक्ट्रॉनिक्स से बहुत प्यार था और वो एक रिजर्व लाइफ जीना पसंद करता था, मतलब वो अकेले में रहना पसंद करता था। और तो और वो अपने कलीग्स से काम के अलावा और कोई बात नहीं करता था और ना ही किसी गॉसिप्स में इंडल्ज करता था। वो रोज सुबह 6:30 बजे उठता और फिर ऑफिस जाता, जिसके बाद वो अपने छोटे से क्यूबिकल में बैठ के इंजीनियरिंग रिलेटेड बुक्स पढ़ता था, चिप्स डिजाइन करता था और ऑफिस आवर्स खत्म होने के बाद वो घर जाता था, 2 सैंडविचेस खाता और फिर से सीखने लगता है कि टेक्नोलॉजी में इनोवेशन कैसे की जाए। आपको पता है कि वो लड़का कौन था? शायद आप में से ज्यादातर लोग गलत गैस करेंगे। वो स्टीव जॉब्स नहीं थे, वो थे एप्पल के को फाउंडर स्टीव वोजनियाक। लोग इनके ये रूटीन और वर्क एथिक को देख के कहते थे कि इस इंसान को कितना मेंटल फैटिग होता होगा, बेचारा रात तक तो पूरा एग्जॉस्ट हो जाता होगा। वेल, वोजनियाक का टेक इसके बिल्कुल अपोजिट था, जहाँ पर वो कहते हैं वो रूटीन उनकी लाइफ के बेस्ट मोमेंट्स में से एक था, क्योंकि वो अपनी एबिलिटीज का मैक्सिमम तरीके से यूज कर पा रहे थे, जिसकी वजह से ही वह एप्पल के सीरीज 1 और 2 कंप्यूटर्स को क्राफ्ट कर पाए, जो कि एक आम आदमी के लिए यूज करना काफी सिंपल था। वेल, फिर क्या था? स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक ने मिलकर एप्पल के कंप्यूटर्स को लॉन्च किया एंड एज वी नो रेस्ट इज हिस्ट्री। देखो, जहां एक जगह लोग स्टीव जॉब्स को उनके एक्सेप्शनल मार्केटिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स और एक्सट्रोवर्ट एटीट्यूड के लिए जानते थे, वहीं स्टीव वोजनियाक एक इंट्रोवर्टेड पर्सन थे जो साइलेंटली कंपनी के बैकएंड में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे थे। और सच तो यही है कि एप्पल को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाने में इन दोनों का ही इंपॉर्टेंट रोल है। बस स्टीव जॉब्स के एक्सट्रोवर्टेड एटीट्यूड की वजह से वो दिखकर आते थे और लोग इसलिए उन्हें ज्यादा जानते थे, लेकिन अभी भी कई सारे लोग हैं जो स्टीव वोजनियाक को नहीं जानते। काफी रिसर्चर्स का यह मानना है कि इंट्रोवर्टेड लोग क्रिएटिव जीनियस होते हैं, चाहे वो राइटर्स हो, इंजीनियर्स हो, क्रिकेटर्स हो या साइंटिस्ट हो। अगर आप एक एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी हो और आपको इंट्रोवर्टेड इंसान की एबिलिटीज का फायदा उठाना है, तो आप रॉबिन शर्मा का TBTF फॉर्मूला यूज करो, यानी टाइड बबल ऑफ टोटल फोकस, जहां पर आपको पूरे दिन में सिर्फ 1 घंटा विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस अपने आप को रूम में बंद करके टोटल कन्फाइनमेंट में अपना टाइम बिताना है। द फर्स्ट वन टू स्पीक लॉसेस। रिसेंटली मेरे कुछ फ्रेंड्स प्रॉपर्टी देख रहे थे, जिसकी वजह से वो बहुत सारे ब्रोकर्स के साथ कांटेक्ट में आए। ब्रोकर्स उन्हें रोज कांटेक्ट करते हैं कि सर आपको कौन सी प्रॉपर्टी पसंद आई, चलो एक एग्रीमेंट बना लेते हैं और डील करके कंप्लीट करते हैं। ये प्रोसेस में सारे ब्रोकर्स स्कैरसिटी का प्रिंसिपल का इस्तेमाल कर रहे थे कि सर ये लास्ट प्रॉपर्टी बाकी बची है, इसके आजू बाजू सारे प्लॉट बिक चुके हैं, और तो और सर जल्दी डिसीजन ले लो, नहीं तो 3 और लोग अभी लाइन में इसी प्रॉपर्टी को देखने आ रहे हैं। अब मुझे तो ये सारी टैक्टिक पता थी, क्योंकि मैंने रॉबर्ट सियाल्डिनी की बुक इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन पढ़ी थी। लेकिन क्या आपको पता है कि मेरे फ्रेंड्स ने एक्चुअल में प्रॉपर्टी किससे खरीदी? उन्होंने उस ब्रोकर से प्रॉपर्टी खरीदी जो बोलने में काफी सडल था, जो बार बार कॉल नहीं करता था, और वो मेरे फ्रेंड के कॉल करने पर ही प्रॉपर्टी की बात करता था। मतलब ही मेड थिंग्स एफर्टलेस कि ये प्रॉपर्टी अवेलेबल है, अगर आपको पसंद आई हो तो मैं डील करवा दूंगा, अगर आपको पसंद नहीं आई हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वी कुड ऑलवेज स्काउट फॉर मोर। मतलब उस ब्रोकर के इस सटल और नॉन पुशी एटीट्यूड ने मेरे फ्रेंड को उसके पास से प्रॉपर्टी खरीदने पर मजबूर कर दिया। बिकॉज एक जगह जहाँ सारे ब्रोकर्स पुशी हो रहे थे, वहीं उसके अपोजिट ये ब्रोकर अपने काम और सटल एटीट्यूड की वजह से मेरे फ्रेंड का ट्रस्ट गेन कर पाया, और फिर फाइनली ब्रोकरेज फीस भी उसे ही मिली। स्ट्रेट टू द पॉइंट। देखो, ऑथर सुजैन कैन कहती है कि ज्यादा बोलने में और ज्यादा बात करने में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। आप अपनी लाइफ में किसी ऐसे इंसान को जरूर जानते होंगे जो बिना रुके 15 मिनट तक बोलते ही जा सकता है, लेकिन कई बार जो बातें वो बोल रहा होता है वो हमें उतनी वैल्यूएबल नहीं लगती और ना ही हमें समझ भी आती। ऐसे लोगों को फियर ऑफ साइलेंस होता है। वो कन्वर्सेशन में कहीं भी ब्लैंक स्पेस नहीं छोड़ते। वो एक टॉपिक खत्म करते ही दूसरे किसी भी टॉपिक पे बोलना शुरू कर देते हैं, और क्योंकि वो कुछ भी बोलने लगते हैं साइलेंस को फील करने के लिए, हमें उनकी बातें थोड़ी सी डिस्कनेक्टेड और नॉन सेंसिकल सी लगने लगती है। और आपको तो पता ही है कि बिना दिमाग से की हुई बातें मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें डम और स्टूपिड दिखाती हैं। और ये बात मैं नहीं, 48 लॉज ऑफ पावर के ऑथर रॉबर्ट ग्रीन कह रहे हैं कि आपको साइलेंस को एम्ब्रेस करना चाहिए, क्योंकि आज तक जिन लोगों ने साइलेंस को एम्ब्रेस किया है वो लोगों ने मैसिव रिस्पेक्ट हासिल किया।
फिर चाहे वो MS धोनी हो, लॉन मस्क हो या फिर धीरू भाई अंबानी। ये सारे लार्जर देन लाइफ पर्सनालिटीज साइलेंस का एम्ब्रेस करते हैं और घुमा फिरा के बात करने के बजाय वो एक डायरेक्ट और कंसाइज वे में अपना पॉइंट रख देते हैं। आपको क्या लगता है कि लोगों को मनी हेस्ट के प्रोफेसर या शर्लॉक होम्स के बेनेडिक्ट कम्बरबैच इतने क्यों पसंद आते हैं? क्योंकि ये लोग बहुत कम बोलते हैं और जब भी बोलते हैं बहुत काम की बात बोलते हैं। लोग इन्हें ध्यान से सुनते हैं, जिसकी वजह से उनके आसपास एक थिन एयर ऑफ मिस्ट्री क्रिएट होती है और इस वजह से लोग उनसे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। सो अगली बार जब भी आप किसी से बात करो, बी कंसाइज एंड स्ट्रेट टू द पॉइंट। थॉटफुल साइलेंस। अभी रिसेंटली मेरा एक फ्रेंड मुझे एक स्टोरी बता रहा था जहाँ पे मेरे फ्रेंड को उसके भाई के साथ लैपटॉप लेने जाना था। अब वो दोनों लैपटॉप लेने के लिए निकले। रास्ते में मेरे फ्रेंड को उसका ऑफिस कलीग मिला और उसने उससे पूछा कि कहाँ जा रहा है। तो उसने बताया कि वो XYZ जगह पे जा रहा है। जिसके बाद उसके कलीग ने कहा कि ओ मुझे भी तो वहीं जाना था यार, लेकिन अगर तू वहाँ जा रहा है तो क्या मेरा एक काम कर देगा, ये पार्सल डिलीवर कर देगा क्या? मेरे फ्रेंड ने बिना सोचे समझे सीधा हाँ बोल दिया और वो पार्सल लेकर डिलीवर करने चला गया, जो कि लैपटॉप की दुकान से काफी दूर थी। और उस दिन ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से उसे 1.5 घंटे लग गए सिर्फ वो पार्सल डिलीवर करने में। पार्सल डिलीवर करने के बाद मेरा फ्रेंड और उसका भाई लैपटॉप लेने के लिए शॉप पर गए और उन्हें वहां पता चला कि शॉप बंद हो गई। मेरे फ्रेंड के लिए लैपटॉप लेना उस दिन बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि अगले दिन उसकी फ्लाइट थी। इस सिचुएशन के बाद मेरा फ्रेंड का बहुत दिमाग खराब हुआ, जिसके बाद उसके भाई ने कहा कि इसमें तेरी गलती, अगर तूने 5 सेकंड शांति रख के एक बार सोचा होता कि अभी तेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वो पार्सल देना या लैपटॉप खरीदना, तो शायद तेरा मूड भी खराब नहीं होता, तुझे लैपटॉप भी मिल जाता। इम्पल्सिव या रैश फैसले हमें लॉन्गर रन में रिग्रेटफुल फील करवा सकते हैं। तो अगर आपको समझदारी से फैसले लेना है तो आप थॉटफुल साइलेंस के प्रिंसिपल को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो। तो इस वीडियो को मैं बहुत शॉर्ट में समराइज कर देता हूँ। हमने सबसे पहले देखा कि जेफ बेजोस ने किस तरह से साइलेंट रहकर अपने क्लाउड स्टोरेज बिजनेस को कितना बड़ा कर दिया। फिर हमने ये देखा कि जो एक्सपर्ट वायलिनिस्ट थे वो कम प्रैक्टिस करते थे, लेकिन एकदम साइलेंस में एकदम अकेले प्रैक्टिस करते थे, ग्रुप में प्रैक्टिस नहीं करते थे, जिसकी वजह से वो जल्दी एक्सपर्ट बन पाए। यानी अगर आपको किसी भी स्किल में मास्टर करना है जल्दी और डीपली, तो आप अकेले में प्रैक्टिस करो। फिर हमने देखा स्टीव वॉजनिक और स्टीव जॉब्स के बारे में। स्टीव वॉजनिक किसी की भी गॉसिप्स में नहीं पढ़ते थे, वो आए दिन पार्टीज नहीं करते थे, वो अपने काम से काम रखते थे और जिस वजह से वो एप्पल की सीरीज 1 और 2 कंप्यूटर्स को बना पाए। फिर हमने देखा द फर्स्ट वन टू स्पीक लॉसेस, यानी अगर आप ज्यादा किसी के पीछे पड़ोगे, जैसे कि मेरे दोस्त के पीछे ब्रोकर्स पड़े हुए थे, तो उसने उन ब्रोकर से प्रॉपर्टी नहीं ली जो बार बार कॉल करते थे, बल्कि उसने उस ब्रोकर से प्रॉपर्टी ली जो कम कॉल करता था, ना के बराबर कॉल करता था। जब मेरा दोस्त कॉल करता था तभी वो जवाब देता था। फिर हमने देखा स्ट्रेट टू द पॉइंट बात करो, घुमा फिरा के बात करने की जरूरत नहीं है। इसमें मैंने आपको बताया कि मनी हेस्ट के प्रोफेसर और जॉन विक और शर्लॉक होम्स, इन सब में एक कॉमन चीज़ ये है कि वो कम बोलते हैं और जब भी बोलते हैं बहुत काम की बात बोलते हैं, लोग उन्हें ध्यान से सुनते हैं। वैसे भी आप जितना ज़्यादा बोलोगे, बोलने में आप उतनी ज़्यादा गलतियाँ करोगे, उतना फंसोगे। पॉलिटिशियंस पे आप मीम्स देखते ही हो, ज़्यादा बोलते हैं, गलत बोल जाते हैं, कई बार जबान फिसल जाती है, फिर उन पर मीम्स बनने लग जाते हैं। कम बोलो, खुश रहो। फिर हमने देखा थॉटफुल साइलेंस। कोई भी फैसला लेने से पहले, किसी को भी हाँ या ना करने से पहले 5 सेकंड रुक कर एक थॉटफुल साइलेंस में बस 5 सेकंड ये सोच लो कि जरूरी क्या है, वो हाँ कहना जरूरी या आपको कुछ और काम है वो जरूरी है, फिर वो फैसला ले लो। तो अगर इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो लाइक करने में कंजूसी मत करना। आपको करना क्या, बस एक लाइक का बटन दबाना है, प्लीज इसे लाइक करिए और कमेंट में यस जरूर लिखे कि आपको हाँ ये हेल्पफुल लगी, जस्ट यस लिख दीजिए। ये बुक ऐप डाउनलोड करो जहाँ पर आप 400 से ज़्यादा फ्री बुक समरीज सुन सकते हो हिंदी में बिना किसी एड्स के।